आज का हमारा टॉपिक है डाइट एंड न्यूट्रिशन क्लिनिक्स। इससे आप सब ऑलमोस्ट अवेयर भी हो, लेकिन फिर भी हम इसको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अब सबसे पहले बात ये आती है, क्लिनिक ऑब्वियसली एक वो जगह है जहाँ पे एक हेल्थ एक्सपर्ट बैठ के अपनी स्पेशलिटीज को जो है वो यूटिलाइज करते हुए पब्लिक की बेहतरी के लिए उसकी हेल्थ पे काम करता है। अगर वो क्लिनिक एक फिजिशियन का है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि उधर किस तरह के पेशेंट्स जाएंगे, लेकिन एक डाइट और न्यूट्रिशन क्लिनिक किस तरह से डिफरेंट होता है। नो डाउट nobody is willing to pay 1,000 or 2,000 or 500 rupees just for single plan or single meetup with the nutritionist. There is a huge difference between being a nutritionist and being a dietitian. All dietitians can be called and are nutritionist, but not every nutritionist is a dietitian. ऐसा इसलिए है कि अगर किसी ने कोई भी हेल्थ से रिलेटेड डिग्री कर ली है और बैचलर डिग्री कोई भी की है और उसने सिर्फ न्यूट्रिशन का डिप्लोमा भी कर लिया, तो वो अपने नाम के साथ न्यूट्रिशनिस्ट लगा सकता है। किसी ने कोई ट्रेनिंग या फिजिकल फिटनेस कोर्स कर लिया है तो वो अपने साथ फिजिकल ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग। जस्ट बिकॉज यू ईट, यू आर नॉट अलाउड टू टेल एवरी अदर पर्सन व्हाट टू ईट, क्योंकि ये एक हेल्थ प्रोफेशनल का काम है। हमारे यहाँ भी अवेयरनेस आ रही है, बड़े सिटीज में बहुत ज्यादा हद तक आ चुकी है, छोटे सिटीज में भी जो है कहीं ना कहीं बैठ रहे हैं और लोग चाहते हैं कि कोई हो और हमें गाइड करे। वेट सबसे जो अट्रैक्टिव चीज हमारे यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की है वो ये है कि जी मेरा वजन कम करते हैं, हालांकि वी आर मच मोर देन दैट व्हेन वी से कस्टमाइज्ड और इंडिविजुअलाइज्ड। क्योंकि हमेशा जब हम न्यूट्रिशन साइंसेस की बात करते हैं तो जो एक चीज, एक फूड, एक प्लान अगर किसी एक इंसान के लिए सूटेबल है तो वो कभी भी किसी और या किसी दूसरे जो पेशेंट है उसके लिए सूटेबल नहीं हो सकता। सेम हाइट, सेम वेट, सेम जो है एज के बावजूद दोनों हेल्दी हैं, उनका जो फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग डिफरेंट हो सकती है, उनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कस्टमाइज्ड प्लान होने चाहिए। और जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बैलेंस्ड डाइट हो या हेल्दी प्लान हो। अब मैंने आपको कल भी बताया था, आपसे ही मैं आपको ही लेक्चर दे रही थी जब मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ ब्रेकफास्ट में मैंगो और स्नैक में बनाना और इस तरह पूरे दिन में एक चपाती, और एटलीस्ट मुझे ये कहीं से हेल्दी नहीं लगा। ये लीस्ट कैलोरीज थी जो एक छोटे बच्चे के लिए भी कम थी। और चले अगर हो सकता है कि वो बहुत मोटापे का शिकार हो, हम कैलोरीज कम करें, उसके बावजूद उसमें वेजिटेबल्स बहुत कम थी, उसमें जो है वो कोई डेयरी का कोई खास कंटेंट नहीं था। तो होना चाहिए हमारे पास। अब हेल्दी प्लान बनाने के कौन कौन से टूल्स हैं, अगर आप सारे अपने जहन में एक दफा सोचो। फूड गाइड पायरामिड जो हमें सर्विंग्स बता देता है कि कम से कम जो है पूरे दिन में हमने उसको 2 दूध की सर्विंग देनी है। चाहे हम उसे दही दें, चीज का टुकड़ा दें, चाहे हम उसे दूध दें, चाहे हम वो दूध शेक की फॉर्म में दें, तो इसलिए कस्टमाइज्ड हो और दूसरी बात ये कि हेल्दी हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें आप डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन कि आप उसे वीकली डाइट प्लान्स देते हो, आप उसे पर फोर्टनाइटली देते हो, या फिर आप उसे जो है वो हर 10 दिन के बाद उसका फॉलो अप लेते हो और उस प्लान में कुछ चेंजेस करते हो। प्लान में चेंजिंग जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा डेली इनटेक रिकॉर्ड, ऑब्वियसली जो प्लान आपने उसको दिया है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो चेंजिंग्स कर रहा है, कुछ ना कुछ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं वैसे ले रहा जैसे आपने उसे कहा है। हो सकता है वो रेसिपी में कुछ चेंजिंग्स कर रहा है, हो सकता है वो टाइमिंग्स में कुछ चेंजिंग्स कर रहा है। इसके अलावा जो है वो एक्सरसाइज प्लान, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि जो जब तक आप फिजिकली एक्टिव नहीं होते हो आपके जो गोल्स हैं सिर्फ न्यूट्रिशन थेरेपी के जरिए उतने बेहतर तरह से अचीव नहीं हो पाते। ठीक है, लाइफस्टाइल में जैसे कि उसके स्लीप साइकिल में या उसकी ओवरऑल रूटीन में आप उसे कह सकते हैं कि खाते हुए आपने बातें नहीं करनी, या फिर आपने जो स्नैक है वो जब टीवी देख रहे हैं तो खाना नहीं खाना, या फिर स्नैक टाइम को आपने अप्रोप्रिएट करना है। स्नैक्स की एडिशन जो है वो भी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, ये उसकी लाइफस्टाइल चेंजिंग्स होंगी। अब हम कौन कौन से टूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, हम माई प्लेट टूल है, फूड गाइड पायरामिड है, एंड ऑब्वियसली जो हम कैलकुलेशन करते हैं जो ऑलरेडी आप सबको पता है कि हम किस तरह से उसकी परसेंटेज को डिवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और फिर उसके बाद उसके ग्राम्स और फिर उसका जो प्लान बनता है।
नेक्स्ट है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। अब मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी जो है ये किन किन ऑब्वियसली जितनी डिजीजेस, खास तौर पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में, और इनफैक्ट इवन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं उनकी भी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डायबिटीज है कि उसमें डाइट की मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, और बहुत से लोग अपनी शुगर लेवल को, अपनी फिजिकल एक्टिविटी लेवल बढ़ाने से और डाइटरी मॉडिफिकेशन के जरिए बहुत नॉर्मल भी रख सकते हैं, मेंटेन करते हैं। इस मैनेजमेंट में डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हार्ट डिजीजेस को हम जो है वो सीवीडीज के चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं सारे डिजीजेस को। तो वहां पे भी हमने बात की थी कि जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं उनमें किस तरह से हम फाइबर की एडिशन से, और किस तरह है फिजिकल एक्टिविटी के जरिए, और हेल्दी फैट्स को इंट्रोड्यूस करा के, और जो आप अपने जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन में हमने डैश डाइट पढ़ी थी, इफ यू कैन रिकॉल। तो उस डैश डाइट स्टैंड्स फॉर डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें हमने सोडियम रिस्ट्रिक्शन की थी, हमने उसके फाइबर इंटेक को ज्यादा किया था, लो फैट डेयरी, और जो है हेल्दी ऑयल्स की एडिशन थी, और बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स था। इस तरह किडनी डिजीजेस है, लिवर डिजीज में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एनीमिया में भी कर चुके हैं, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी कर चुके हैं। इसके अलावा जो सबसे पहले हमने बात की है वेट लॉस वेट गेन प्रोग्राम्स की, दूसरी हमने बात की है न्यूट्रिशन थेरेपी की। अब जो तीसरे नंबर पे आता है वो है न्यूट्रिशन इन लाइफ साइकिल, यानी कि ओवरऑल जो है आपकी अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी वेट, हेल्दी एक्टिविटी, एंड फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूविंग योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, न्यूट्रिशन थेरेपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अवेयर्ड पीपल हैं दे टेंड टू सीक दिस दे टेंड टू सीक दीज सर्विसेज फ्रॉम न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। तो इसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग एक न्यूट्रिशनिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। इनफैक्ट ये इतना इम्पोर्टेंट टूल है कि कुछ लोग जो हैं वो आपने, अगर आपको सब पता है और आप एक एक इंसान को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या उसको इस चीज की रियलाइजेशन नहीं करवा रहे हैं कि उसके लिए कितना जरूरी है अपनी डाइट को चेंज करना, तो देन यू आर एट जीरो। आपको जो है उसको कन्विंस करना आना चाहिए, आप उसके लेवल पे आके बात करें आपकी। और काउंसलिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, द चॉइस ऑफ योर वर्ड्स, और फिर लैंग्वेज आप कौन सी यूज कर रहे हैं, आप उसके लेवल पे बात करें, आप उसके अंदाज में बात करें कि उसको समझ आए, बजाय ये कि उसे कहें लो फैट डेयरी लो, आप उसे कहें कि बलाई हटा के दूध इस्तेमाल किया जा सकता है, कम तरी वाला सालन लें, शोरबा लें। और ये जो न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ साइकिल, आप इसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, पूरा कोर्स आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी जितनी लाइफ स्टेजेस हैं उनके अकॉर्डिंग जो है कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि इन्फेंसी में जब हमने उसको वीनिंग स्टार्ट करवानी है, जब बच्चा 6 माह से बड़ा हो गया, तो उस टाइम पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि उस टाइम पे उसके आयरन स्टोर्स जो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद थे वो खत्म हो जाते हैं, अप टू 6 मंथ तक स्टोर होता है। और मिल्क जो है, चाहे वो ह्यूमन मिल्क है या फिर जो आप उसको एनिमल मिल्क दे रहे हैं, तो मिल्क में भी आयरन वो डेफिशिएंट, आयरन डेफिशिएंट है, तो उस केस में आपने उसको आयरन रिच सोर्सेज इंक्लूड कराने हैं, स्लोली कराने हैं, फिर उसे कैल्शियम चाहिए। फिर अप टू 80% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो पहले 2 सालों में हो जाती है बच्चे के उम्र के। तो आपने उसे हेल्दी फैट्स और ऑयल्स भी, हेल्दी ऑयल्स की इंट्रोडक्शन करानी है, जो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जैसे ईपीए है, डीएचए है, उनकी मेक श्योर कि आप उसकी डाइट में ये चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा मैनी पीपल सीक न्यूट्रिशनल सर्विसेज फॉर हेल्थ एंड फिटनेस, कि जो है मैं एक स्पेसिफिक वेट पे रहना चाह रही हूँ, मेरा बढ़े ना या कम ना हो, तो उस हवाले से, या फिर ये कि मैं समटाइम वीक, उसकी फिजिकली वो बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन वो वीकनेस महसूस करती है या करता है, तो उस केस में भी इसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इसमें एथलेटिक ट्रेनिंग हो सकती है, में बोन हेल्थ अगेन जो है वो किसी भी एज ग्रुप में, इसीलिए मैंने ऑस्टियोपोरोसिस के लेक्चर को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया था, क्योंकि मुझे लगा कि वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और इसके साथ साथ फूड एलर्जीज में
जो है, जैसे किसी को पीनट एलर्जी है, किसी को मिल्क एलर्जी है, किसी को जो है मैंगो एलर्जी है, किसी को एलर्जीज की मैनेजमेंट के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलर्जीज में और इंटॉलरेंसेस में क्या डिफरेंस है, जो हमारा टॉपिक होगा फूड एलर्जी और इंटॉलरेंसेस, उसमें हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। ठीक है।